नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। बसों को लेकर यूपी सरकार और कांग्रेस में ठन गई है। कांग्रेस के लिए मुश्किल तब और बढ़ गई जब कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह ने अपनी ही पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने कबाड़ बसों को बॉर्डर पर क्यों लगाया है। जिस तरीके से ये काम हुआ है वो बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से हुआ है। प्रवासी मजदूरों को वापस उनके घर पहुंचाने के लिए शहमात का खेल जारी है। एक तरफ कांग्रेस बस को लेकर बॉर्डर पर खड़ी है, तो वहीं जब उत्तर प्रदेश सरकार ने बसों के नंबर मांगे तो एक बखेड़ा खड़ा हो गया। कांग्रेस ने जो सूची सरकार को उपलब्ध कराई तो उसमें कई वाहनों के नंबर फर्जी निकले, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं और प्रियंका गांधी के निजी सचिव पर एफआईआर दर्ज हुई। अब इस मामले में कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने भी अपने ही पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कबाड़ की बसों को बॉर्डर पर भेजने का क्या मकसद था। जब कोटा में बच्चे फंसे थे तब कांग्रेस सरकार की ये तथाकथित बसें कहाँ थी। जो कांग्रेस पार्टी ने कहे हैं कि हमने ये बसेस खड़ी करी हैं, मैं बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने करी है, मैं मानती हूँ ये उनकी सोच इसके पीछे बहुत अच्छी है, पर जिस तरीके से ये काम हुआ है वो बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से हुआ है। आपने देखा होगा कि जब कोटा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बसेस भेजी थी उन सारे बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए जो घर आना चाह रहे थे, जो वहाँ बच्चे फंसे हुए थे, रातों रात बसेस चली थी, बच्चे फिर टाइम से घर आ भी गए थे, नो इनकन्वीनियंस कॉज्ड। बट यहाँ आप एक तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर जो बना रहे हैं, आप 1000 बसेस मतलब वहाँ बॉर्डर पे खड़े कर रहे हैं, सूची आप सही बना नहीं पा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन आप सही दे नहीं पा रहे हैं, तो कोई सरकार क्या करे। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तैयार करने के लिए बड़ा सियासी दांव खेला था, लेकिन अब खुद कांग्रेस उस दांव में फंसती हुई नजर आ रही है। बॉर्डर पर बसों को भेजने के मामले में अब कांग्रेस और कांग्रेस में ही ठन गई है। कांग्रेस से की विधायक जो रायबरेली से विधायक हैं अदिति सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर ही आरोप लगा दिया कि ऐसी स्थिति में ऐसी ओछी राजनीति करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने खुद कहा कि कांग्रेस ने जो बसें भेजी थी वो कबाड़ थी, और उस समय वो बस कांग्रेस की कहाँ थी जब कोटा में उत्तर प्रदेश के बच्चे फंसे थे। तो अब कहा जाए कि कांग्रेस ने जो दांव बीजेपी को पछाड़ने के लिए फेंका था, अब कांग्रेस धीरे धीरे उसी दांव में फंसती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। दूसरे राज्यों से यूपी आ रहे श्रमिकों की घर वापसी को लेकर सरकार और कांग्रेस में रस्साकशी के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी हो गई है। इसके अलावा उनके और प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह के खिलाफ हजरतगंज थाने में धोखाधड़ी की एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को आगरा से गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ श्रमिकों की बसों की जो सूची कांग्रेस ने उपलब्ध कराई थी उसमें 3 व्हीलर और एम्बुलेंस के नंबर देने पर प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में भी मुकदमा दर्ज किया गया। इसके पहले मंगलवार को राजस्थान बॉर्डर पर मजदूरों को भेजने के लिए बसों को लेकर कई घंटे सियासी ड्रामा चलता रहा। लखनऊ में जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। ये एफआईआर आरटीओ की ओर से दर्ज कराई गई है, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस की तरफ से भेजी गई बसों की सूची में वाहनों के नंबर फर्जी मिले हैं। इस मामले में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रियंका गांधी और उनकी पार्टी ने महामारी की मार झेल रहे कामगारों के साथ क्रूर मजाक किया है और इसके लिए कांग्रेस पार्टी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। प्रवासी मजदूरों को लेकर कांग्रेस द्वारा बसों की राजनीति पर अब नया मोड़ आ गया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और प्रियंका गांधी के निजी सचिव पर हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। तो वहीं कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को आगरा में गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और जो एफआईआर इनके खिलाफ लिखी गई है उसकी धाराएं भी गंभीर हैं। वो धाराएं हैं 420 की। ये पूरा मामला लखनऊ के आरटीओ ने दर्ज कराया है। अब देखना ये होगा कि बसों को लेकर सियासी घमासान कहां तक जाता है।
कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। देश भीषण महामारी कोरोना की चपेट में है। कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश में लॉकडाउन की घोषणा की है। इसके मद्देनजर पूरे देश में लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। ऐसे में देश के लाखों लोगों के सामने खाने पीने का संकट उत्पन्न हो गया है। बड़ी संख्या में लोग दूसरे शहरों में फंसे हैं। सरकार प्रवासी मजदूरों को घर लाने का भरसक प्रयास कर रही है, मगर लोग घर पहुंचने के लिए परेशान हैं। यूपी के आजमगढ़ निवासी शैलेंद्र पटेल भी फरीदाबाद में फंसे थे। काफी जद्दोजहद के बाद जब कोई रास्ता नहीं निकला तो ऑटो से ही परिवार सहित आजमगढ़ के लिए निकल पड़े। दरअसल आजमगढ़ निवासी शैलेंद्र रोजी रोटी कमाने के लिए फरीदाबाद गए थे। वहां पर लकड़ी के काम करने में वो जुट गए। पूरे परिवार सहित जब गुजारा चलने लगा तो कोरोना महामारी ने देश को जकड़ लिया। शैलेंद्र पर समस्याएं आई। कई बार आने जाने के लिए सरकारी सिस्टम से उन्होंने मदद मांगी, लेकिन जब मदद नहीं मिली तो उन्होंने आत्मनिर्भर बनकर घर पहुंचने की ठान ली। शैलेंद्र बताते हैं कि उनके पास पैसे भी खत्म हो गए थे, परिवार बड़ा था और सफर लंबा। घर पहुंचने के सिवा कोई आस नहीं दिख रही थी, तो कर्ज लेकर ऑटो बुक किया और निकल पड़े। आज रायबरेली में शैलेंद्र ने बताया कि उनको रास्ते में प्रशासन की तरफ से खाना दिया गया और रात में न चलने की सलाह भी दी गई। वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन भरा गया था, तो हमने भरा था तो 1 महीने हो गए सर। आज जब अपने के लिए पैसे वैसे नहीं थे तो फिर हमने जो भी करके किसी से लिए पैसे, फिर कहीं अब ये सफ़र के लिए इस्तेमाल करेंगे इस पैसे। राशन प्रशासन हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है प्रशासन ने, जो हमें हर जगह जगह पे खाने को मिला है। और जहाँ हमें जिस टाइम रात को आए तो रात को हमें नहीं चलना चाहिए, इसके साथ हमें उन्होंने सुझाव दिया और अपने साथ रखा हमें। लखनऊ के गोमती नगर थाने में कांग्रेसी नेता के खिलाफ एक अधिवक्ता ने एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र दिया है। आरोप है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य पंकज पुनिया ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए योगी सरकार पर तंज कसा था और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए कई बातें लिखी थी। साथ ही भगवा और भगवाधारियों पर भी अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हुए टिप्पणी की थी। मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले कांग्रेसी नेता पंकज पुनिया के खिलाफ गोमती नगर के विरामखंड 4 में रहने वाले अधिवक्ता हेमचंद जोशी ने एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए गोमती नगर पुलिस को शिकायत पत्र दिया है। पंकज पुनिया जो कि एआईसीसी के मेंबर हैं, कांग्रेस पार्टी की सबसे एपेक्स बॉडी है, उनके खिलाफ एक एफआईआर दिखाने आया हूं, क्योंकि उन्होंने जो कल शाम को करीब 6:30 बजे जो ट्वीट किया था उसमें भगवान राम के बारे में बहुत ही अश्लील और अभद्र बात करी हुई थी उन्होंने, जो कि मेरी जो है और बाकी हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को बहुत आहत किया उन्होंने। इस वजह से मैंने उनके खिलाफ आज गोमती नगर थाने में एक तहरीर दे रखी है। मैं इनकी गिरफ्तारी की इस पर मांग करता हूं। मैं चाहता हूं कि इस मेरी प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए इनके खिलाफ उचित धाराओं में कार्रवाई की जाए और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। सपा नेता छोटेलाल दिवाकर और उनके पुत्र की दिन दहाड़े फायरिंग कर हत्या केस में पुलिस ने 2 हत्यारोपियों को हत्या में प्रयुक्त राइफल समेत गिरफ्तार कर लिया है। लाइव मर्डर का ये दिल दहलाने वाला हत्याकांड बहजोई थाना क्षेत्र के गांव फतेहपुर शमसोई में तब हुआ जब ग्राम प्रधान के पति सपा नेता छोटेलाल दिवाकर और उनका पुत्र गांव में मनरेगा की सड़क डलवा रहा था। इस पूरी वारदात को वहां खड़े किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। सुबह हुई इस हत्या के बाद शाम को पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपियों सर्वेंद्र और जितेंद्र को हत्या में प्रयुक्त लाइसेंसी 2 राइफलों समेत गिरफ्तार कर लिया। वायरल वीडियो के अनुसार ये दोनों मुख्य आरोपी दिख रहे हैं। इस मामले में जहां आईजी रमेश शर्मा भी संभल पहुंचे, तो वहीं मृत सपा नेता के पुत्र ने सर्वेंद्र, जितेंद्र व एक अधिवक्ता समेत 6 लोगों को नामजद किया है। इस पूरे मामले पर एसपी यमुना पार ने 2 मुख्य आरोपियों की आला कत्ल के साथ गिरफ्तारी की बात कही है। आज जनपद संभल के बहजोई थाना क्षेत्र के शमसोई गांव में मनरेगा का काम करते समय एक दुखद घटना हुई, जिसमें कुछ लोग आए और उन्होंने ग्राम प्रधान पति और उनके बच्चे को मौके पर विवाद हुआ और वहां पे गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उन दोनों की मृत्यु हो गई थी। और इसमें एक वीडियो वायरल भी हुआ था और उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई, पुलिस की कई टीमें बनाई गई और लगातार इसमें दबिश जारी थी। जल्दी से जल्दी इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित गई। दोनों व्यक्ति जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, जितेंद्र और सर्वेंद्र, ये दोनों गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से आला कत्ल भी बरामद हुआ है और अब इनके साथ विधिक कार्रवाई की जा रही है। कठोर से कठोर सजा दिलाई जाएगी इनको।
अगर आप खांसी, जुकाम और बुखार की दवाएं लेने यूपी के किसी भी मेडिकल स्टोर पर जा रहे हैं तो आपका पूरा ब्यौरा भी लिया जाएगा। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को अंदेशा है कोरोना से पीड़ित लोग घरों में इन दवाओं के जरिए इलाज करा रहे हैं। इसको देखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल स्टोर के लिए एक ई-लिंक बनाया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच एक नई खबर है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मरीज हैं, वो मरीज साधारण बीमारी के नहीं, कोरोना के भी हो सकते हैं। ऐसा अंदेशा उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे को है, क्योंकि यूपी के मेडिकल स्टोरों से सर्दी जुकाम बुखार की दवाएं तेजी से बिकना शुरू हुई हैं और इस बात की जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने FSDA से साझा की है। FSDA इस प्रकार की दवाओं की खरीदारी पर नियंत्रण रखने की नई पहल भी शुरू कर चुका है। हमारे साथ FSDA के ड्रग कंट्रोलर AK जैन जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि किस प्रकार से FSDA डिपार्टमेंट इस तरह की दवाओं पर नियंत्रण रखेगा कि ये दवाएं जो बिक रही हैं मार्केट में, आखिर इनमें तेजी क्यों आ रही है। क्या वास्तव में कोरोना मरीज इस प्रकार की दवाओं का सेवन कर रहे हैं? सर, सबसे पहले तो आपका न्यूज़ इंडिया पे स्वागत है। थैंक यू। इस प्रकार की जो दवाएं बिक रही हैं मार्केट में, स्वास्थ्य विभाग ने आपसे जानकारी भी साझा की है, इसका क्या कारण हो सकता है? इसमें जो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने हम लोग से एक ई-लिंक पोर्टल डेवलप करके दिया है और हमसे ये कहा गया था कि इसको आप सभी मेडिकल स्टोर्स पे ये ई-लिंक दे दें, ताकि वहाँ से हमें ये सूचना मिल जाए कि जो लोग सर्दी बुखार जुकाम की दवाइयाँ ले रहे हैं वो कौन लोग हैं, उनके मोबाइल नंबर क्या है, उनके संपर्क सूत्र क्या हैं। उस क्रम में हमने केमिस्ट ड्रग्स फेडरेशन जो यूपी की है उनसे भी सहयोग प्राप्त किया, जिन्होंने अभी सभी अपने मेंबर्स को भी निर्देशित कर दिया है। इस क्रम के अंदर जब कभी कोई व्यक्ति खांसी जुकाम बुखार की दवा लेगा तो वो हमारा जो मेडिकल स्टोर पे जो उपस्थित होगा स्वामी, वो एक ये बड़ा आसान सा पोर्टल है। जब इसको वो खोलेगा तो उसमें एक पेज निकलेगा, उस पेज के अंदर मेडिकल स्टोर का नाम होगा, वो भर देगा वो, और पेशेंट का नाम भर देगा, पेशेंट का मोबाइल नंबर इत्यादि भर देगा, उसके क्या लक्षण हैं ये भी उस पर वो टिक कर देगा, ताकि और ये सूचना वो सीधे जो है चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को उस पोर्टल के माध्यम से पहुंच जाती है। इसके उपरांत चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार के जो चिकित्सक हैं वो इसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि हमें ऐसे कौन से लोगों को एग्जामिन करना है और उनका कोरोना टेस्ट इत्यादि कराना है, ताकि जो है कोई इस बात को छिपा ना सके कि वो बीमार है। भले ही वो हो सकता है उसको कोविड ना हो, अगर कोविड है तो वो पकड़ में आ जाए, उसका इलाज हो जाए, ताकि जो है कम्युनिटी इन्फेक्शन बढ़ ना पाए। क्या ऐसा हो सकता है कि जो लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हैं वो अपने अपने घरों में ही इलाज करा रहे हैं? इस बात की जानकारी है, हालांकि आपने डेटा भी साझा किया, लेकिन क्या ये अंदेशा कहीं ना कहीं सच साबित हो सकता है? अभी इसमें स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो हम प्रदेश सरकार की पहल है तो उससे प्रतीत होता है कि हम कहीं भी कोई भी अपना जो स्टोन है अनअर्थ ना रखें और उसको सब देख लें कि अगर कोई संभावना है तो उसको भी हम चेक कर लें, और अगर ऐसे कुछ लोग निकलते हैं पॉजिटिव तो उनका इलाज कराया जा सकता है। सर, ऐसा कोई आंकड़ा है कि अभी कितनी इस प्रकार की दवाओं की खपत बढ़ी है उत्तर प्रदेश में? जैसे अभी आपने कहा कि खांसी जुकाम बुखार, तो खांसी जुकाम बुखार में नॉर्मली लोग आदमी या तो पैरासिटामॉल यूज़ करता है या कोई एंटीहिस्टामिनिक्स यूज़ करता है या साथ में कोई एंटीबायोटिक लेता है। तो नेचुरली जो सर्दी जुकाम बुखार में जो दवाइयाँ हैं उन्हीं की खपत बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन कोई डाटा मेरे पास इस समय इस तरीके का उपलब्ध नहीं है। लेकिन फिर भी इसको चेक करने के लिए ई-लिंक के माध्यम से हम सूचना चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण को दे रहे हैं। ई-लिंक पर अब तक कितने ऐसे मेडिकल स्टोर होंगे जिन्होंने जो है रजिस्ट्रेशन कराया या आपको जानकारी भेजी है? ये डाटा मेरे यहाँ नहीं आता है, डायरेक्ट सीधा चिकित्सा स्वास्थ्य को चला जाता है। हम लोग डाटा संकलित नहीं कर रहे हैं, सीधे वहीं से चला जाता है। लेकिन जो मेरा अनुमान है कि पिछले 3-4 दिन पहले तक, जहाँ तक मुझे सूचना है, कि लगभग 3000 इन्फॉर्मेशन जो है विभिन्न मेडिकल स्टोरों से जा चुकी हैं। मतलब मेडिकल स्टोरों से इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल स्टोर होंगे जो इस प्रकार की दवाएं रखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो अगर हम मेडिकल स्टोर की कुल बात करेंगे तो हमारे यहाँ करीब 1,40,000 हैं, लेकिन जो फुटकर औषधि विक्रेता हैं उनकी संख्या इस समय लगभग जो है 82-83 हज़ार के लगभग है। तो नेचुरली जो है जो पेशेंट है या कंज्यूमर है वो फुटकर दुकानों से ही दवाइयाँ लेता है। पूरे प्रदेश के मेडिकल स्टोरों को इस आपके ई-लिंक की जानकारी है? हाँ, हमने पूरा अपने सब ऑफिसर्स को सर्कुलेट कर दिया है, प्लस केमिस्ट एसोसिएशन को भी कर दिया है, ताकि और उनका हमें सहयोग भी मिला है, उन्होंने भी अपने सदस्यों को निर्देशित कर दिया है। तो जहाँ तक संभव हो रहा है वो लोग भेज रहे हैं और हमारे ऑफिसर इस बात पे निगरानी रख रहे हैं।
तो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 1.5 लाख मेडिकल स्टोर हैं, जिसमें से फुटकर तकरीबन 85,000 के आसपास हैं। और यहाँ से जो कोरोना के लक्षणों वाली दवाएं हैं उनकी बिक्री पर स्वास्थ्य विभाग और FSDA पूरी निगरानी रख रहा है, क्योंकि संभावना ये भी जताई जा रही है कि लोग अपने घरों में कोरोना का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो अगर मेडिकल स्टोरों से सही जानकारी स्वास्थ्य विभाग और FSDA तक पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर ऐसे लोग पकड़ में भी आ सकते हैं। कैमरामैन PC चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कोरोना ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के गठन के बाद से प्रदेश में घटिया दवाओं की आपूर्ति बढ़ गई है। लगातार जांच में घटिया करार देने के बाद भी कॉर्पोरेशन के अफसर कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने से हिचकिचाते हैं। खासतौर पर NHM फंड से खरीदी अधिकांश दवाएं घटिया निकल रही हैं। सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने CMSD को खत्म कर मेडिकल सप्लाई ड्रग कॉर्पोरेशन का गठन किया था। उम्मीद जगी थी कि गरीब जनता को यूपी के सरकारी अस्पतालों में बेहतर गुणवत्ता की दवाएं मिलेंगी, लेकिन समय के साथ बीते 2 वर्षों में मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन में जितनी भी दवाएं खरीदी गई हैं उनमें से अधिकांश घटिया भी जांच में पाई गई। लेकिन अफसरों ने अभी तक तमाम कंपनियों को ब्लैकलिस्ट नहीं किया है, जिसका सबसे पहला उदाहरण हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा है, जो मलेरिया के इलाज में काम आती है। ये दवा 2 बैच में घटिया पाई गई थी, जिसके बाद अब गर्भवती महिलाओं को हीमोग्लोबिन की कमी पर आयरन सुक्रोज दवा का जो इंजेक्शन चढ़ाया जाता है वो भी घटिया पाया गया है। एलायंस बायोटेक कंपनी जो सलोन की थी, इस कंपनी को अभी तक स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन ने ब्लैकलिस्ट नहीं किया है। यूपी में मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन NHM फंड से जितनी भी दवाएं खरीदी जा रही हैं उसमें कहीं ना कहीं घोटाला भी कर रहा है, क्योंकि तकरीबन 2 साल पहले NHM फंड से गर्भवती महिलाओं के लिए कैल्शियम की जो दवा खरीदी गई थी उसमें विटामिन D3 था ही नहीं। साथ ही बच्चों के आयरन दवा में भी घोटाला पाया गया था। तत्कालीन MD पंकज कुमार ने जाँच के आदेश भी दिए, लेकिन वो जाँच NHM की फाइलों में ही दबकर रह गई। करोड़ों रुपए की दवाओं का ये बजट आज कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की जेब में जा रहा है और लगातार दवाएं घटिया साबित हो रही हैं। इसके बावजूद मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के अफसर ये मानने को तैयार नहीं है कि हमारे यहाँ से घटिया दवाएं सरकारी अस्पतालों में भेजी जा रही हैं। उनके मुताबिक दवाओं को रखने के लिए हमारे पास स्टोर्स नहीं थे और अब स्टोर होने से दवाओं की पहले जांच हो रही है, उसके बाद ही सरकारी अस्पतालों में भेजा जा रहा है। हालांकि आने वाला समय बताएगा कि यूपी के गरीब मरीजों को मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन घटिया दवाएं देता है या जांच से पहले दवाओं की टेस्टिंग भी की जाती है। कैमरामैन PC चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मजदूरों के लिए बसों को लेकर सरकार और कांग्रेस के बीच विवाद जारी है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का आरोप है कि कांग्रेस सियासत कर रही है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस बिना जांच किए लोगों को ऐसे भेजेगी तो कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मजदूरों के वापसी के सवाल पर डिप्टी CM दिनेश शर्मा ने कहा कि सरकार के पास पर्याप्त साधन और संसाधन है। हमने पर्याप्त संख्या में ट्रेन और बसें लगा रखी हैं। हम मजदूरों को बाकायदा मेडिकल जांच करके भोजन पैकेट के साथ ला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उस वक्त कहां थी जब हम कोटा से बच्चों को ला रहे थे? तब उन्होंने बस क्यों नहीं दी? बीजेपी कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी का दौर आज भी जारी है। कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव रोहित चौधरी ने आज एक बार फिर बयान जारी कर CM से बॉर्डर पर खड़ी बसों को उत्तर प्रदेश में प्रवेश देने का अनुरोध किया है। 3 दिनों से खड़ी बसों का किराया 4 करोड़ हो गया है। आज उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे तीसरा दिन है कि 1000 बसेज उत्तर प्रदेश के गरीबों और श्रमिकों को, जिनके चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए हैं, उनको घरों तक ले जाए। आदरणीय योगी जी और भाजपा सरकार को मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि 1000 बसें यहाँ पे खड़ी हैं। एक बस का एक दिन का खड़ी बस का किराया 16,000 रुपये होता है और 1000 बस का एक दिन का किराया 1 करोड़ 60 लाख और 3 दिन का किराया 4 करोड़ 80 लाख रुपए अब तक कांग्रेस पार्टी खर्च कर चुकी है और आपकी कृपा से एक भी मजदूर अपने घर तक नहीं पहुँच पाया। कृपया योगी जी, भाजपा की सरकार इन बसों को ले, कर्मचारियों को, श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाए
और मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश की भी जो हजारों रोडवेज की बसें हैं उनको भी लेके जाए ताकि सबका दुख दूर हो सके। धन्यवाद। एक तरफ यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पूरे प्रदेश में हजारों करोड़ की सड़कों में भ्रष्टाचार के बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। पहले आगरा एक्सप्रेसवे, फिर लखनऊ की 5000 करोड़ की लिंक रोड और अब आगरा में ट्रंप के लिए बनाई गई 100 करोड़ की सड़क में गड्ढे हो गए हैं। लखनऊ की सड़कों का हाल तो और भी बुरा है। सड़कों पर गड्ढे या गड्ढों में सड़क, ये बहस यूपी में नई नहीं है। घटिया सड़कों का खेल यूपी में गाहे बगाहे उजागर होता रहता है। तभी आगरा में वो 100 करोड़ की सड़क भी धंस गई जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए इसी वर्ष फरवरी में बनाई गई थी। प्रमुख सचिव लोक निर्माण नितिन रमेश गोकर्ण ने न्यूज इंडिया को फोन पर बताया कि उक्त सड़क स्मार्ट सिटी मिशन से संबंधित है। पीडब्ल्यूडी ने मिट्टी को लेकर पहले से ही चेतावनी जारी की थी। बसपा हो या सपा या फिर अब भाजपा, कमोबेश तीनों ही दलों की सरकारों में यूपी में बड़े सड़क घोटालों का सामने आना नई बात नहीं है। घटिया सड़कों का कमीशन पूरी ईमानदारी से अफसरों और इंजीनियरों की जेब में निर्माण से पहले ही चला जाता है, लेकिन अब अफसरों ने स्मार्ट सिटी मिशन के जरिए भी भ्रष्टाचार में स्मार्ट होना शुरू कर दिया है। खैर, ये सड़कों को आनन फानन में घटिया बनाने का पहला मामला नहीं है। इसके पहले हजारों करोड़ के आगरा एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड में कटाव हो गया था, जिसमें एक गाड़ी भी धंस गई थी। इसके बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार 5000 करोड़ की लखनऊ लिंक रोड का एक हिस्सा भी बरसात में धंस गया था, जिसकी जिम्मेदारी NHAI की थी। दरअसल यूपी में सैकड़ों करोड़ की बड़ी योजनाओं में जिन फर्मों को सड़कों के ठेके दिए जा रहे हैं वो सवालों के घेरे में है। मुख्यमंत्री के सपनों में पलीता लगाने का काम यूपी की नौकरशाही लंबे समय से कर रही है। अब सैकड़ों करोड़ से बनी नई सड़कों में जो गड्ढे लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, उनसे कितने मासूमों की जान रोड एक्सीडेंट में जा रही है, सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है। कैमरामैन PC चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। बदायूं के बिलसी क्षेत्रीय भाजपा विधायक पंडित RK शर्मा लगातार गरीब परिवारों में राशन सामग्री एवं खाने के पैकेट वितरित कर लोगों की मदद कर रहे हैं। विधायक बीते 25 मार्च से ही दिहाड़ी वर्ग के लोगों की खास चिंता कर रहे हैं। विधायक RK शर्मा ने आचार्य गोपाल दास स्वामी के आश्रम पर चल रही रसोई का निरीक्षण किया, साथ ही गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री किट एवं खाने के पैकेट वितरित किए। इस दौरान लोगों को मास्क की जगह अंगोछा एवं साबुन वितरित किए गए। अब तक विधायक की तरफ से 30,000 से अधिक लोगों की मदद की जा चुकी है। वैश्विक महामारी चल रही है, इसमें गरीब लोग हैं, इनके लिए खाना देना है, राशन देना है, जैसी जैसी जिसकी व्यवस्था है उसी हिसाब से करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। और हम यही नहीं, पूरी बिलसी विधानसभा क्षेत्र में जहाँ जाके खुद लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जब से ये लॉकडाउन लगा है तब से लगातार यहाँ पर रसोई चल रही है। कोरोना महामारी के चलते सभी ग्रामीण लॉकडाउन में हैं। मनरेगा मजदूरों को घर पर ही काम मिलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर मनरेगा कार्य शुरू किया गया। कुछ अराजक तत्वों के द्वारा काम में बाधा डालने के चलते मनरेगा मजदूरों से मारपीट की गई, जिस पर बीच बचाव करने गए लोगों को भी चोटें आई हैं। घायल व्यक्तियों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन गांव के बेकसूर लोगों को घर में घुसकर बेरहमी से पीटा। ग्राम प्रधान के मुताबिक हल्का दरोगा ने रंजिश निकालते हुए ये मारपीट की है। कल अमीना की जो है तहरीर पे वहाँ पे मुकदमा पंजीकृत हुआ है, क्राइम नंबर 216/20, 147 48 452 30 5 इसमें 3 लोगों को चोट आई है और एक चौथे व्यक्ति की जो है मतलब महिला है उसको रेफर किया गया सीतापुर। उनकी तहरीर पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें आरोप उन्होंने लगाया कि प्रधानपति और उनके 10 व्यक्तियों ने जो है उनसे मारपीट की है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत हुआ, तो उसमें शांति भंग के लिए गिरफ्तारी के लिए जो है दबिश का प्रयास हुआ था। तो बचाव में दूसरे पक्ष ने जो है ये आरोप वगैरह लगाया कि जो है पुलिस ने उनके साथ मारपीट हुई है। साइक्लोनिक चक्रवात अम्फान का असर उत्तर प्रदेश में नहीं दिखेगा। हालांकि बिहार से सटे पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में मध्यम से तेज हवा चल सकती है, लेकिन बाकी जगह मौसम सामान्य रहेगा। हमारे सहयोगी मनीष कुमार मिश्रा ने लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक JP गुप्ता से खास बातचीत की। अम्फन तूफान ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है और जो खबर मिल रही है कि वो पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हाथिया में लैंडफॉल कर चुका है
या 2 घंटे में लैंडफॉल करने वाला है। इस भीषण तूफान के चलते भारी पैमाने पे नुकसान होने के आसार हैं। हालांकि भारत सरकार की तरफ से एनडीआरएफ को तैनात किया गया है, तमाम जगह से सारी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि कोई भी आपात की स्थिति में इससे निपटा जा सके। और इसी पे हम ज़्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं जेपी गुप्ता, जो मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक हैं। ये जो अम्फन तूफान बना हुआ है और जैसा कि ये बताया जा रहा है कि ये दीघा जो पश्चिम बंगाल है वहाँ कुछ देर में लैंडफॉल कर जाएगा, तो इससे देश में, अपने देश में कहाँ कहाँ इस तूफान का असर दिखेगा? ये जो इसका प्रभाव है, ये जो उड़ीसा के कोस्टल बेल्ट है वहाँ पे, वेस्ट बंगाल का जो कोस्टल बेल्ट है वहाँ पे इसका सारा प्रभाव रहेगा। लेकिन खास करके जो इसका सेंटर है वो वेस्ट बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हातिया के बीच में होगा, सुंदरबन के पास में। तो ये भी कहा जा रहा है, अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, हालांकि ये भी 41 जगहों पे एयरलिफ्ट की व्यवस्था की गई है एयरफोर्स की तरफ से, सभी एनडीआरएफ की टीमें, सारी एहतियात तैयारियां कर ली गई हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि क्या ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इसके अलावा और भी देश के अन्य हिस्सों में भी इसका असर पड़ सकता है? ये जो है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा, तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पे भी इसका प्रभाव हो सकता है। जैसा कि अभी ये बात आ रही कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो कुछ जिले हैं जो बिहार से लगे हैं, तो वहाँ मतलब मध्यम, तेज से मध्यम हवाएं ही चलेंगी या बारिश के भी आसार हैं? नहीं, मतलब जो उत्तर प्रदेश में, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका कोई इफेक्ट नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी इलाका है, बिहार से लगा हुआ एरिया है, वहाँ पे जो है बादल आ जा सकते हैं और सामान्य से थोड़ा तेज हवाएं चल सकती हैं। आंधी जैसा कोई नहीं रहेगा। और कुछ उस एरिया में चूँकि बादलों की आवाजाही रहेगी तो थोड़ा हल्की रेन भी हो सकती है, उसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, ये चीज़ है कि 21 साल बाद इस तरह के कहें कि बहुत बड़ा भयंकर रूप लेने वाला चक्रवाती तूफान बना है और ये भी आशंका है कि काफ़ी अत्यंत भारी बारिश हो सकती है। इसका रीजन, कारण क्या है? ये मतलब साइक्लोन की अलग अलग कैटेगरी होती हैं। ये साइक्लोन काफ़ी बहुत ही स्ट्रांग हो गया, सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म से अब ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है। और एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का होता है कि विंड स्पीड जो है तो 170 से लेकर के और 200 तक किलोमीटर तक के बीच में हो सकती है। तो वो ये जब ये और इतनी ज़्यादा विंड स्पीड है, बहुत हैवी रेन भी साथ में होती है, तो इससे मतलब मल्टीपल डैमेज होता है। हैवी रेन के कारण इनंडेशन हो जाता है और जो है तेज़ हवाओं के कारण जो कच्चे मकान हैं वो डैमेज हो जाते हैं, खंभे हैं वो बिजली के वो उखड़ जाते हैं और यहाँ तक कि जो पुराने पक्के मकान हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। जो समुद्र की लहरें ऊपर उठती हैं वो उसके कारण जो है तो पानी अंदर बहुत अंदर तक आ जाता है। सलाइन वाटर होता है, सलाइन वाटर के कारण जो फसलें जो डैमेज हो जाती हैं, तो इसमें बहुत नुकसान होता है। तो इसका मतलब यानी कि कहीं ना कहीं जो एक कहते हैं कि हालांकि इस बार जो 2 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है और काफ़ी गंगा नदी से लेकर तमाम नदियाँ स्वच्छ भी हो गई, प्रदूषण में भी भारी मात्रा में कमी आई है, इसके बाद इस तरह के अचानक जैसे लोग कहा जाता है कि ये ग्रीन गैसेस का या जो पोल्यूशन का जो प्रेशर है उसके वजह से है, आखिर इसका रीज़न मतलब मेनली क्या है कि जो इस बार 21 साल बाद इस तरह की चीज़ उत्पन्न हुई? मतलब जो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स है वो तो प्री मानसून सीजन, जो प्री मानसून सीजन जो होता है मार्च अप्रैल मई के 3 महीने होते हैं उसके दौरान होता है। और पोस्ट मानसून में भी तूफान आते हैं, जो पोस्ट मानसून यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। तो ये तो मतलब कॉमन फिनोमेना है। लेकिन जो इस तरह के जो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होते हैं वो ओकेजनली होते हैं और ये सिस्टम मतलब काफ़ी पहले से ही बनना शुरू हो गया था और ये समुद्र में काफ़ी दिनों तक रहा, इसकी वजह से इसको एनर्जी काफ़ी मिल गई जी। तो ये थे हमारे साथ मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक जेपी गुप्ता। उनका साफ कहना कि उत्तर प्रदेश में तो इसका असर खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, लेकिन चूंकि नॉर्थ ईस्ट की तरफ डायरेक्शन हो गया है सम्पन तूफान का, तो उड़ीसा के जो तटीय इलाके हैं, पश्चिम बंगाल का जो इलाका है बांग्लादेश का है और नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है वहाँ पे इसका काफ़ी बड़ा असर दिखेगा। और साथ ही जो
पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं जो बिहार से लगे हुए हैं वहाँ तेज हवाएं या छिटपुट गरज के साथ बारिश होने की संभावना या बादल लग सकते हैं, लेकिन बाकी जो देश के अन्य हिस्से वहाँ पे बहुत असर नहीं दिखेगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि 21 साल बाद ये सबसे बड़ा चक्रवाती तूफान होगा और चूँकि इसको एनर्जी ज़्यादा मिली है जैसा कि उन्होंने बताया, इस वजह से ये काफ़ी दिन से बन रहा था और ये साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है इस समय काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। 180 से 200 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। अब देखना है कि ये तूफान कितने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाता है। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।